केरला के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर गीता बताती हैं कि आज के टाइम पर मैं अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरा नेटिव प्लेस केरला के पलक्कड़ टाउन में है। ये आगे लिखती हैं कि लॉकडाउन से पहले तक मेरी दादी हमारे साथ रहती थी। चूँकि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो स्कूल से आने के बाद मैं ज्यादातर टाइम अपनी दादी के साथ बिताती थी। मेरी दादी अक्सर मुझे अपने पास सुलाकर केरला वाले गाँव और वहाँ के देवी देवताओं की कहानियाँ सुनाती। इसी बीच जब मैं एक दफा अपनी दादी के पास लेटी थी तो मेरी नजर उनके हाथ पर लगे एक चोट के निशान पर पड़ती है। मैंने उनसे पूछा कि दादी ये कैसा निशान है, तो ये सुनकर दादी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ और कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया, पर गीता ने यहाँ जिद पकड़ लिया था कि अब मुझे जानना है कि वो चोट का निशान कैसे पड़ा आपके हाथ में। अब उसकी जिद के आगे दादी मजबूर हो जाती है और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर गीता के सामने खोला ना, जिसे पूरा पढ़ने के बाद मेरे होश फाख्ता हो गए। अब गीता बताती है कि जो दादी की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी एक्चुअल दादी नहीं है। इनके ग्रैंड पेरेंट्स जब ये बहुत छोटी थी तभी गुजर गए थे। अभी जिस दादी की यहाँ बात हो रही है वो गीता के पापा की बुआ है। अभी जो आप सुनने वाले हो ना, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस आपको समझने पड़ेंगे, तो एकदम ध्यान से सुनना कहानी को। अब जो इनकी बुआ दादी हैं, इनका नाम है सीता और बचपन से ये इनसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी और ये कई बार इनके घर आके रहती थी काफी दिनों तक। अब यहाँ होता ये है कि गीता के पेरेंट्स पिछले 15 साल से जॉब के चक्कर में दिल्ली के अंदर रह रहे थे। अब जब एक दफा इनके बुआ दादी इनके पास रहने आई थी तब गीता की नजर उनके हाथ पर लगे चोट के निशान पे पड़ी। फिर उनके जिद करने पर बुआ दादी ने अपनी वो कहानी रिवील की। तो ये बात है 1980s की। गीता के जो एक्चुअल दादाजी थे उनके एक फ्रेंड थे भास्करन। उन्हीं भास्करन के भतीजे जिनका नाम है अरविंद से सीता की शादी होती है। फिर से सुनना अगर समझ में ना आए तो। उस समय सीता जी की उम्र करीब 20 साल होगी। अब शादी होने के बाद सीता अपने ससुराल चली गई और इनका ससुराल था चालाकुडी में। चालाकुडी पलक्कड़ से कोई 90 किलोमीटर दूर है। अब एक चीज समझना कि चालाकुडी में जो अरविंद का घर है वहाँ सिर्फ अरविंद और सीता रहते थे। अरविंद के पेरेंट्स, उनके भाई, उनके कजन, उनकी बहन, वो सब लोग चालाकुडी से 30 किलोमीटर दूर एक आलुआ करके जगह है। आलुआ में इनका गांव था, तो सारे लोग गांव में ही रहते थे। हफ्ते 10 दिन में एक बार कभी ये लोग आ जाते थे चालाकुडी अरविंद के घर पर। तो आई होप अभी आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो टाइमलाइन है ये 1980s का है और इस टाइम पर गीता के जो एक्चुअल ग्रैंडफादर थे वो जिंदा थे। उनका नाम है अशोकन। तो जब सीता और अरविंद की शादी हुई तो उसके 2 महीने के बाद अशोकन अपनी बहन से मिलने चालाकुडी वाले घर पे जाते हैं। सीता इनके लिए नाश्ता और पानी लेके आती है। अभी उस घर के हॉल में बैठकर सीता का वेट कर रहे थे। सीता किचन से इनके लिए पानी और नाश्ता लेके आती है और जैसे ही उनके पास पहुंची ना, अशोकन की नजर अपनी बहन के हाथ पर पड़ती है। ये देखते हैं कि उसका हाथ एक साइड से पूरा काला हो रखा है। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत गर्म चीज उसके हाथ पर रख दी गई हो। अशोकन ने पूछा कि सीता क्या हुआ, तुम्हारे हाथ को ऐसे काला क्यों पड़ रखा है? तब सीता बोलती है कि नहीं, गलती से ना मेरा हाथ जो गैस पे मैं खाना बना रही थी उससे जल गया। अब अशोकन यहाँ अपनी बहन की बात को मान लेते हैं, पर उनके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि सीता ना शायद कुछ छुपा रही है। अब उस समय वो अपनी बहन से मिलने के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ होता ये था कि जो अरविंद था ना, सीता का हस्बैंड, वो भाई सीता को बहुत मारता पीटता था। फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल हर तरीके का टॉर्चर करता था वो सीता के साथ। एक बार जब अरविंद के मम्मी पापा आलुआ से इसके घर पर आए हुए थे तब उनके सामने ही इसने सीता के ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। अब चूंकि सोसाइटी उस समय इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी, तो जो अरविंद के पेरेंट्स थे उन्होंने भी इस चीज को लेकर अपोज नहीं किया। उनको लगा कि ठीक है, ऐसा नॉर्मल है, बीवी को कंट्रोल में रखना, उसके ऊपर अपना ऐसे हक जमाना, अपना रौब दिखाना। और सीता ने भी इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया था कि ठीक है, मुझे ऐसे ही रहना है, यही होता है सोसाइटी में और मैं इसे सह के रहूंगी। गीता बताती है कि मेरे दादाजी लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग के थे। अगर उनको पता रहता कि मेरी बहन के साथ ऐसा होरहा है तो तुरंत उसे वहाँ से लेके चले जाते। पर जो सीता थी, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों इस बात को आगे बढ़ाऊं, क्यों अपने मायके वालों को परेशान करूं। तो इन्होंने इसी कारण से अशोकन, जो उनके भाई थे, उनको कुछ भी नहीं बताया। अब एक चीज और समझना कि अरविंद और उनकी फैमिली का बहुत पुराने टाइम से इंक ट्रेडिंग का बिजनेस था। अब यहाँ जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा था, सीता के साथ मारपीट वाला काम और ज्यादा बढ़ने लगता है। एक बार अरविंद ने सीता को इतना ज्यादा मार दिया कि उसकी क्रीम कलर की साड़ी खून से एकदम लाल हो गई। उस टाइम पर अरविंद की माँ इनके घर पर आई हुई थी। जब वो साड़ी ऐसे खून से लाल हो गई तब सीता उसे उठा के फेंकने जा रही थी। जो उसकी सास थी सीता की, उसने एक इंक का बड़ा सा बॉटल लेके उसकी साड़ी पे फेंक दिया कि भाई जो ये खून का धब्बा उब्बा है वो छुप जाए। मतलब सीता एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रही थी अपने लाइफ की। अब देखो, ये सारी चीजें अगले 2 साल तक चलती रही। अब इन 2 साल के बीच में इनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ। अब यहाँ सीता चाहती तो थी कि वो माँ बने, पर एक तरीके से वो भगवान का शुक्र भी कर रहे थे कि यार ठीक है, अच्छा हुआ हमारा कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो उसे भी ये सब कुछ झेलना पड़ता। अब यहाँ चीजें बहुत बढ़ती गई। इस बीच जो उनके भाई थे अशोकन, उनको ही पता चल गया था कि भाई मेरी बहन पर ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। उन्होंने बीच में 1-2 बार ट्राई भी किया कि इसको वहाँ से लेके अपने घर वापस आ जाए, पर सीता ने मना कर दिया
कि नहीं ये मेरी लाइफ है, अगर मेरे किस्मत में ये लिखा है तो मैं ऐसे ही करके झेल लूंगी। अब एक रात करीब 12:30 बजे के आसपास अरविंद काम से वापस घर आते हैं। इन्होंने शराब भी रखी थी बहुत ज्यादा, और उस टाइम पर सिर्फ अरविंद और सीता ही थे उनके घर पे। अब जनरली होता ये था कि रात के टाइम जब अरविंद घर आते थे तो सीता ना घर का दरवाजा खोल के रखती थी, मतलब ऐसे अंदर से लॉक नहीं करती, क्योंकि उनको पता था कि मेरा पति लेट आएगा तो फिर मुझे उठना पड़ेगा खोलने के लिए, तो इसलिए दरवाजा खुला रहता। पर उस रात दरवाजा अंदर से लॉक था। अब जब यहाँ अरविंद ने देखा कि भाई दरवाजा खुल नहीं रहा है घर का, तो ये सीता का नाम ले लेके चिल्लाने लगा जोर जोर से। वो इतनी तेज चिल्ला रहा था कि आसपास के पड़ोसी भी बाहर निकल कर आ गए, और वो लोग फिर उसको बोलने लगे कि यार मत चिल्ला इतनी जोर से, अभी टाइम तो देख ले कम से कम। अब इस बीच 2-3 बार चिल्लाने के बाद जब अरविंद थोड़ा शांत हुआ, तब पीछे से एक बहुत ही भयानक फीमेल की आवाज आती है। वो बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चिल्लाने की, तो एक बार और चिल्ला, फिर देख मैं क्या करती हूँ। अब वो आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि अरविंद एकदम डर के मारे कांपने लगे। ये तुरंत वहां से भागते हैं, और जब सुबह नशा उतरा तब ये वापस अपने घर आए। अब उस दिन दोपहर में जो इनके भास्करन अंकल थे वो भी इनके घर पहुंचे हुए थे। सीता अपने किचन में खाना बना रही थी और अरविंद करीब 11:30 बजे के आसपास घर पहुंचे। अब जैसे ही ये घर आया तो सीता पूछती है कि कल रात को कहाँ रह गए थे। अब ये सवाल सुन के ना अरविंद को बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसने मन में सोचा कि कल रात भर तो मैं वहाँ पे गेट बजाता रहा, अंदर से खोला नहीं इसने। अरविंद यहाँ इतने गुस्से में था कि वो सीता को वहीं पर मारना चाहता था। पर फिर इसे कल रात वाला इंसिडेंट याद आता है कि उस औरत ने मुझे क्या बोला था, और उस चीज को याद करके ना अरविंद शांत हो जाता है एकदम। अब भास्कर ने भी पूछा अपने भतीजे से कि क्या हो गया था रात को, तब अरविंद उनको सारी बात बता देता है। अब जैसे ही भास्कर ने बात सुनी, उसके फेस का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया। वो अरविंद को कुछ बताना चाहता था पर उसने खुद को कंट्रोल किया। उन्होंने अरविंद को बोला कि तू कल रात को नशे में था, इसकी वजह से शायद तुझे कुछ हेलुसिनेशन हो रहा होगा। पर अरविंद को बहुत अच्छे से पता था कि भाई ये उसका कोई वहम नहीं था, उसने सच में उस औरत की आवाज सुनी थी। अब उस औरत की आवाज का खौफ अगले 3-4 दिनों तक रहा इसके दिमाग में। उन 3-4 दिनों में अरविंद ने मेक श्योर किया कि भाई सनसेट होने से पहले जैसे ही ऑफिस का काम खत्म होगा मैं तुरंत वापस घर आ जाऊंगा। पर करीब 1 सप्ताह बीतते ही अरविंद के दिमाग से उस औरत का, उस आवाज का डर खत्म हो गया। इसी दौरान एक बार उसे किसी काम से दूसरे टाउन में जाना था, और वहाँ काम खत्म करके इसको वापस आते आते वही रात के 12-12:30 बज जाते हैं। अब उस रात जब वो घर पहुंचा तो देखा कि भाई फिर से घर का दरवाजा बंद है अंदर से। ये एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर से सीता के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। और इस बीच उसे दोबारा सेम आवाज सुनाई देती है अपने पीछे से। वो औरत बोलती है कि चला जाए यहाँ से, वरना मैं ना तेरा खून पी जाऊंगी, किसी गली में तेरी डेड बॉडी मिलेगी, फिर चला जाए यहाँ से। अब इस समय जो घर के पीछे दीवार थी वहां से आवाज आ रही थी। अरविंद यहाँ डर तो रहा था पर उसे गुस्सा भी आ रहा था बहुत। एकदम गुस्से में उस दीवार के पास गया। ये दीवार के पास जाके इधर उधर ढूंढने लगा कि कौन बोल रहा है ऐसे, पर इससे कोई दिखाई नहीं देता है। इस बीच ये दोबारा अपने घर की तरफ मुड़ा और तभी उसे एहसास हुआ कि इससे थोड़ी दूर पर कोई खड़ा है। उस समय कोई स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं था, बस जो चांद की थोड़ी सी रोशनी होती है उसी में दिखाई दे रहा था थोड़ा बहुत। ये दोबारा पीछे मुड़ता है और भाई इसने देखा कि जो इसके घर के आगे गली थी ना, गली की दूसरी साइड पर एक साड़ी पहनी हुई औरत गर्दन टिल्ट करके इसकी ओर देखे जा रही है। और अभी ये कुछ फिगर आउट कर पाता कि तभी एक परछाई इसके कान के पास आती है और एकदम इसके कान के पास आके बोलती है कि मैं बोली थी ना यहाँ से चला जा, मैं अभी तेरा खून पी जाऊंगी, तेरी बीवी विधवा हो जाएगी और तेरा बाप बेऔलाद, चला जा यहाँ से। अब यहाँ अरविंद एकदम डर से थर्रा जाता है। इसने उस शैडो को ऐसे पुश किया और पुश करने के बाद एकदम बेतहासा मेन रोड की तरफ भागने लगा। ये बहुत ज्यादा डर गया था और एकदम मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसे कि क्या करूं। ये भागे जा रहा है और भागते भागते इनके घर के पास एक तालाब था, उस तालाब में घुस जाता है। अब अगले दिन जब ये वापस घर आया तो इसे ठंड लग चुकी थी। सीता ने उसके सामने चाय ला के रखा और वो लगातार पूछते रहे कि क्या हो गया, कल रात को कहाँ थे, आपका ऐसे हालत क्यों खराब हो रखा है। पर अरविंद ने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। अब उस दोपहर फिर से भास्करन घर पर आए हुए थे। जब अरविंद उनको सारी बात बताई तब भास्करन बोलते हैं कि ये तो याक्षी का काम है।
तुमने शायद उसे बहुत गुस्सा दिला दिया है, और एक बार याक्षी ने किसी को टारगेट कर लिया तो वो बिना उसका खून पिए नहीं मानती। अब एक चीज समझना कि याक्षी यहाँ पर केरला में एक अर्बन लेजेंड है, एक बहुत ही सुंदर पर खतरनाक आत्मा। ये जनरली जो इंसान अकेले रहते हैं उनको टारगेट करती है, अपने जाल में फंसा के उनको साथ ले जाती है, और जैसे ही मौका मिलता वो उनका खून पी जाती। इनफैक्ट याक्षी के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं केरला में। अब यहाँ अरविंद बहुत डर गया, उसे पता था कि याक्षी को एक बार मैंने ऐसे गुस्सा दिला दिया तो वो बिना मेरी जान लिए नहीं छोड़ेगी मुझे। अब शाम को भास्करन इनके घर से वापस चले जाते हैं। अरविंद अपने घर के हॉल में अकेले बैठा हुआ है और ये लगातार यही सोच रहा था कि अब मैं अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अब जब शाम के टाइम अरविंद ये सब सोच रहा था तभी सीता इनके लिए कॉफी लेके आती है, और ऐसे कॉफी रखते हुए लगातार पूछ रहे थे कि क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो, तुम कुछ बता भी नहीं रहे, क्योंकि ये सारी बातें अरविंद ने सिर्फ भास्करन अपने चाचा को बताई थी। अब सीता ने फिर से पूछा कि कुछ स्नैक्स लेके आऊं क्या तुम्हारे लिए, तुम क्यों परेशान हो। अब अरविंद ना बार बार सीता के पूछने से बहुत इरिटेट हो रहा था, इसे गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, और ये वो कॉफी उठा के सीता के ऊपर फेंकने वाला था। और जैसे ही उसने कॉफी उठाया फेंकने के लिए, भाई सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब सीता वैसे तो बहुत पतली दुबली औरत थी, पर जिस तरीके से उसने अरविंद का हाथ पकड़ा था, अरविंद को समझ में आ गया कि ये इसकी बीवी नहीं है, किसी और ने इसका हाथ पकड़ रखा अभी। सीता यहाँ अरविंद की तरफ एकदम गुस्से में घूरते हुए बोलती है कि तेरी फिर से हिम्मत हो रही है कि तू मुझ पे हाथ उठाएगा। और जब ये बोल रही थी ना, तो इस समय सीता के अंदर से किसी और की भी आवाज निकल रही थी। सीता का पूरा चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो रखा था। वो लगातार अरविंद को घूरते रही, और उसका घूरना इतना ज्यादा इंटेंस था, इतना स्कैरी था कि थोड़ी देर के बाद अरविंद वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब अरविंद को होश आता है तो इन्होंने देखा कि सीता इनके पीछे बैठी हुई है, इनको पंखा कर रही है, और वो एकदम अपने नॉर्मल स्टेट में थी। सीता पूछती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गए थे। अरविंद ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं। अरविंद यहाँ बहुत अच्छे समझ चुका था कि जो वो याक्षी है वो सीता के अंदर आ चुकी है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। अब यहाँ पर अरविंद को एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई थी कि ये जो भी इसके साथ चीजें हो रही है वो सिर्फ इसीलिए हो रही है कि ये सीता के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। तो इसने डिसाइड किया कि भाई अब मैं सीता को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करूंगा, और अगले कुछ दिनों तक अरविंद ने ऐसे ही किया। जिंदगी में पहली बार ये सीता को सिनेमा हॉल लेके जाते हैं। मूवी देखने के बाद ये लोग बाहर खाने गए और खाना खा के घर वापस आ गए। जब ये घर वापस पहुंचे तो उस समय रात के 11 बज चुके थे। अब अरविंद को लगने लगा कि ठीक है, शायद चीजें अब यहाँ से नॉर्मल हो रही हैं। अब यहाँ अरविंद अपने घर का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, और तभी इन्होंने महसूस किया कि फिर से किसी ने इनका दूसरा वाला हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया है। इस समय अरविंद सीता की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि वो उनके बाजू में ही खड़ी थी, और जैसे ही मुड़े ये देखते हैं कि सीता का फेस एकदम इनके फेस के सामने है। उनकी आंखें एकदम बड़ी हो गई हैं और वो बहुत गंदे तरीके से अरविंद को घूर रही है, और घूरते घूरते अचानक एकदम क्रिपी तरीके से वो हंसने लगी। अब अरविंद ये देख के बहुत घबरा गए। वो कैसे भी अपना हाथ सीता के हाथ से छुड़ाना चाहते थे, और तभी सीता ने अपनी उंगली उठा के जो उनके हाथ पर ऐसे चोट लगा हुआ था उसकी तरफ पॉइंट आउट किया, और इस चोट की ओर पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि ये तुझे नहीं करना चाहिए था। अरविंद के यहाँ पर डर के मारे एकदम हालत खराब, वो जैसे एकदम गिड़गिड़ाने लगे सीता के सामने कि मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। उसके बाद सीता का जो ग्रिप था वो थोड़ा लूज हुआ, और अरविंद उसे हाथ झटक के सीधा अपने घर में जाते हैं, और जो उनका सिटिंग एरिया था वहीं पर अपना चादर लेके सो गए। कि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाई ये घर के अंदर जाके अपने कमरे में सोए। अगली सुबह सीता उनको फिर से उठाती हैं और पूछती हैं कि क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। अरविंद को ये समझ में आ चुका था कि जो ये इनका घर है ये इनके लिए एक सेफ प्लेस नहीं है। तो अब इन्होंने अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज कर लिया। सुबह सीता के उठने से पहले ये अपने ऑफिस के लिए निकल जाते, और शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद घर आते, और घर आके दूसरे रूम में रहने लगे। सीता से बातचीत करना भी बंद कर दिया अरविंद ने। घर पर खाना भी नहीं खाते थे, उधर ही ऑफिस के पास जो ढाबा था वहां पर खाना खाकर आया करते। सीता जब इससे कुछ पूछती तो ये बहुत ही प्यार से उस चीज का जवाब देते। अब ऐसे करते करते 2 वीक बीत गए। एक दिन अरविंद के जो मम्मी पापा और उनके भाई बहन थे वो सब लोग आए हुए थे इनके घर पे। अब उस समय सुबह करीब 10 साढ़े 10 बज रहे थे। अरविंद ने सीता से कुछ बात की, कुछ पूछा उससे, पर सीता ने इग्नोर कर दिया। 2-3 बार इसने पूछने की कोशिश की, पर सीता ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। इस चीज को अरविंद ने उस टाइम पर इग्नोर कर दिया। अब दोपहर में जब लंच का टाइम हुआ, सब लोग टेबल पर बैठे हुए थे, और सीता यहाँ पे सेम वही साड़ी पहन के आती है जिसके ऊपर अरविंद के माँ ने वो इंक फेंका था, जिसके ऊपर मैंने बताया था ना कि वो खून का धब्बा लग गया था साड़ी पे, तो उस पर इंक फेंक दिया था कि ताकि वो ढक जाए। तो वही साड़ी पहनकर सीता आती है। अब ये देख के अरविंद बहुत गुस्सा होते हैं। अरविंद ने बोला कि इसे चेंज करके आओ, पर सीता ने इनकी बात को इग्नोर कर दिया।
फिर अरविंद की माँ ने बोला कि ये साड़ी क्यों पहन रखी है, दूसरी पहन लो ना। पर यहाँ सीता ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। अब इस टाइम पर अरविंद का जो पारा था एकदम चढ़ जाता है। ये क्या करते हैं कि सीता का हाथ पकड़ के उन्हें रूम में ले जाने की कोशिश करने लगे। अब जैसे अरविंद ने उसका हाथ पकड़ा ना, सीता उसे एकदम बहुत फोर्स से धक्का देती है। मतलब वो कोई इंसानी ताकत नहीं थी। अरविंद यहाँ पर जाके कोने में गिरते हैं और सीता यहाँ बहुत डरावने आवाज में चिल्लाने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की। और ऐसा बोल के वो अरविंद की ओर देखते हुए घुर्राने लगी गंदे तरीके से। जो टेबल पर एक स्टील का बर्तन रखा हुआ था उसे उठा के सीता ने अरविंद की ओर फेंका। अब यहाँ अरविंद अपने पेरेंट्स को बोलता है चिल्लाते हुए कि ये याक्षी है, ये सीता नहीं है, याक्षी आ गई इसके अंदर, ये मुझे मार डालेगी, प्लीज मुझे बचा लो आप लोग, प्लीज मुझे बचा लो कैसे भी। अब जैसे ही अरविंद ने ये बात बोली ना, अरविंद का भाई एक पैन उठा के सीता के सर पे मारता है और उस पैन का चोट लगते ही सीता वहीं गिर जाती है। अब ये लोग सीता को उठा के एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को बोला कि इसके अंदर जो याक्षी है उसे बाहर निकाल दो। तांत्रिक ने अपना कुछ झाड़ फूक किया और झाड़ फूक करने के बाद ये सीता को लेके वापस आ गए। अब अगले कुछ दिनों तक अरविंद की जो फैमिली थी वो अपने गाँव में ना रहकर इनके घर में ही रहने लगी। इस बीच सीता ने बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और यहाँ तक कि जो वो इंक डली हुई साड़ी थी उसे भी चेंज करने से मना कर देती है। रात को सोते टाइम ये अपने बेड पर उठ के बैठ जाती और बैठते एकदम रोने लगती है अजीब तरीके से और रोते रोते बोलती है कि वो मेरे साथी है, वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी, वो उधर सामने ही बैठी है मेरे। और बार बार ऐसे बोल के ना वो अपना फिंगर पॉइंट आउट करते सामने की तरफ। अभी सब कुछ एक वीक तक चलते रहा और धीरे धीरे सीता का बिहेवियर बैक टू नॉर्मल होने लगा। 10 दिन और इनके घर पर रहने के बाद अरविंद के पेरेंट्स को लगा कि ठीक है अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं और ये लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। अब इस बीच सीता एक दिन अपने किचन में कुछ काम कर रही थी। अरविंद वहाँ किचन के दरवाजे पर खड़े होकर सीता को देख रहा था। उससे लगा कि भाई अब ये सही टाइम है, इनको एक बच्चा हो जाना चाहिए। 3 साल हो गए शादी को तो इनका वारिस होना चाहिए। और ये सीता के पास जाके खुद को उसके ऊपर फोर्स करने लगता है। उसके दिमाग में ये था कि ये बच्चा तो मुझे चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अब जब इसने सीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तब उसने अरविंद का हाथ पकड़ के जो इनका मिट्टी का बर्तन था जिसमें खाना बनता था उसके ऊपर रख दिया और उसके बाद बहुत डरावने तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अरविंद यहाँ एकदम गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगता है। फिर इसने अरविंद का हाथ उठा के उसके पूरी बॉडी को जिस बड़े से सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं ना उसके ऊपर रख दिया और जो मसाला पीसने का वो स्टोन होता है जिससे कूटते हैं उस स्टोन को उठा के अरविंद के सर पर मारा और सर पर मारते ही एकदम क्रिपी तरीके से हंसने लगती है। अरविंद जैसे तैसे अपने आप को उससे छुड़ा के सीता को दूर ढकेलता है और दूर ढकेलने के बाद एकदम फ्रीज होके सीता की तरफ देखने लगा। सीता यहाँ बहुत डरावने तरीके से हंस रही थी, आंखें उसकी एकदम बड़ी हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए। और फिर वो धीरे धीरे अपने कदम अरविंद की ओर बढ़ाती है। अरविंद इतना ज्यादा डर चुका था कि वो सीधा घर से बाहर निकल के मेन रोड की ओर भागने लगा। और इस बीच जब वो मेन रोड पर भाग रहा था तभी एक कार वाले ने अरविंद को टक्कर मारी। अरविंद की वहीं पर स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये पता चलते ही अरविंद की फैमिली वहां पहुंचती है और उन्होंने देखा कि भाई सीता है ही नहीं घर में कहीं पे भी। इन सबको लगा कि वो याक्षी सीता को अपने साथ लेकर चली गई है। उसने अभी तक सीता का खून पी के उसे मार दिया होगा। अब उस घटना के करीब 21 दिन के बाद सीता अपने भाई के पास पलक्कड़ आती है वापस। उन्होंने अपने भाई को सारी बात बताई। उसके बाद सीता ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैसी शक्ति आ जाती थी, वो याक्षी थी या कौन थी मुझे नहीं पता, पर मैं अपने अंदर एक सुपर नेचुरल पावर फील करती थी। तब उसके भाई ने बोला कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब, मैं तुम लोगों को कब का अलग कर दिया होता, तू आके मेरे पास रहती आराम से। तब सीता ने बोला कि नहीं, मैं चाहती थी कि जितना टॉर्चर मैंने झेला है, जो भी मुझे पेन हुआ है, वो सब कुछ अरविंद एक बार फेस करे, उसको पता चले कि ये सब ट्रॉमा झेलना कैसा लगता है, क्या फील होता है अंदर। अब एक्चुअली हुआ ये था कि सीता यहाँ पर बहुत पूजा पाठ करती थी और जो ये याक्षी थी ये सीता को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने आई थी। और जब जब अरविंद इसके साथ टॉर्चर करता वो याक्षी इसके अंदर प्रकट होके सीता की रक्षा करती थी अरविंद से। अब इसके अगले कुछ साल तक सीता अपने भाई के घर पर ही रही और 34 साल की उम्र में उन्होंने फिर से शादी की। अभी जो उनके हस्बैंड है उनका नाम है सतीश और ये दोनों फिलहाल एक बहुत ही प्रॉस्पेरस और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी सीता की। आई होप ये कुछ डिफरेंट सुनने को मिला आपको आज मरून फाइल्स पे। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।
Thanks for watching.